समय के अंदर बात अपनी रखूँगा क्योंकि काफ़ी और लोग बोल रहे हैं और ज़रूरी है सबको सुनना। जो भी राजीव बात कह रहे थे और उसके पहले विनीत भाई ने एक बात रखी, विमर्श की, और अनिल चमड़िया जी ने शब्दावली को लेकर या बहुत सारी आनंद स्वरूप जी ने पूरा एक्सरे ही कर दिया मीडिया का कई दशकों का। ये हमको समझना होगा कि ये कोई भारत में या कोई छोटे से इलाके में या कुछ 4-6 मीडिया हाउसेस के आउटलेट्स में ये नहीं हो रहा है। ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है। और इस ग्लोबल फिनोमेना को हमको समझना होगा, उसके नैरेटिव को समझना होगा। वो किसी न किसी रूप में यहाँ आता है और उसको समझने में अगर हम देर करते हैं तो उसकी हम तोड़ या काट या उसका जवाब या अल्टरनेटिव नैरेटिव जिसको कहें वो हम नहीं निकाल पाते समय से। जैसे मसलन आप लोगों ने गौर किया होगा कि पिछले 3 साल में 4 साल में अचानक एक तब्दीली आई कि वो गर्व से कहो हिंदू का नारा गायब हो गया और उसकी जगह एक राष्ट्रवाद ने या देशभक्ति ने ले ली। ये ग्लोबल फिनोमेना का हिस्सा है जो हुआ। हमने इसको शायद इग्नोर कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक कॉलेज में लेक्चर करने गया था, तो वहाँ एक लड़के ने सवाल, मसला तो सोशल मीडिया और सामाजिक सरोकार इन सब पे था, लेकिन उसने एक छात्र ने बड़ा एक सवाल पूछा और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछा। उसने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। तो उसको जो मैंने जवाब दिया उसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि हम दरअसल तीसरे विश्व युद्ध के बीच में हैं और तीसरा विश्व युद्ध कोई मिसाइल, टैंक या हवाई जहाज के हमलों से नहीं होना है। तीसरा विश्व युद्ध कम्युनिकेशन के जरिए होना है और उसी कम्युनिकेशन के तीसरे विश्व युद्ध के बीच में हम हैं। और ये जो फोर्ब्स लिस्ट है रईसों की 100 टॉप 100 रिचेस्ट, ये एक्सिस फोर्सेस हैं। अलाइड फोर्सेस अभी शायद मीडिया मिडिल जैसे ये सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म या उसको एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से जिसकी चर्चा अनिल जी ने की, वो उसको चुनौती हम अभी देने में सक्षम नहीं है। अभी लग रहा है कि वो मैदान उनके पास है और उसका जो हमारा आज का जो मीडिया है, खासकर अगर इस पर फोकस करें जो आज का विषय है, उसमें हाल फिलहाल कल परसों की खबर है, आज की खबर है, उसी परिप्रेक्ष्य में देखें जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि तमाम तरीके के न्यूज़ चैनल हम लोग सुनते आए हैं। कोई ट्रांसपोर्टर न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर या संपत्ति का कारोबार करने वाला एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहा है, कोई तमाम तरीके के लोग आए हैं। एक नया प्राणी आया है इस कॉर्पोरेट ओनरशिप में, जिसकी बहुत बात दिलीप से लेकर सबने की है। वो आर्म्स एजेंट आया है, हथियारों का सौदागर। और किस वक्त आया है? जिस वक्त अमेरिका के साथ फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिस वक्त डिफेंस में प्रोडक्शन को FDI दी जा चुकी है, जिस वक्त तमाम वो लोग जो साबुन, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाते थे और मोबाइल नेटवर्क चलाने वाले लोग, वो अब डिफेंस प्रोडक्शन की भी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े लॉकहीड मार्टिन से लेकर फोर्ड और बोइंग, यूरोकॉप्टर, इन सब से उनके MOU साइन हो रहे हैं और उनकी फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी, उनके सामान बिकेंगे। जाहिर सी बात है कि वो सामान कब बिकेगा? जब वो कॉन्फ्लिक्ट हों। और ये जो 100 लोग हैं जो एक्सिस फोर्सेस है, इनको 3, 4, 5 दुनिया में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चाहिए हमेशा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो उनका काम चलेगा नहीं। और उसी कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रखने के लिए
या बढ़ाने के लिए या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, बाज़ार के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए ये कम्युनिकेशन पे कब्ज़ा उनका है, और वो पूरा कब्ज़ा है। वो केवल टीवी चैनल नहीं है, उसमें अखबार भी हैं, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें सर्च इंजन भी है, तो पूरा कब्ज़ा है। उन वो प्लेटफॉर्म भी है जिनमें जाके हम अपनी बात कहते हैं। एक बात बहुत से लोग जो यहाँ मीडिया में है या नहीं भी हैं उनको मैं बता दूं कि आज की तारीख में न्यूज़ चैनल को लॉन्च करना और चलाना बहुत मुश्किल काम है और घाटे का सौदा है। लगातार मीडिया इंडस्ट्री में रेवेन्यू गिर रहे हैं। आप लोग सुन रहे होंगे कि 300, 400 की संख्या में पत्रकार निकाले जा रहे हैं, या अखबार या टीवी चैनलों पे काम करने वाले लोग, उनका ले ऑफ हो रहा है। ऐसे माहौल में जब एक घाटे का सौदा है तो एक न्यूज़ चैनल कैसे आ रहा है? मैं 3, 4, 5 न्यूज़ चैनल को लॉन्च करने की प्रक्रिया में रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितने पैसे खर्च होते हैं। वो खबरें भी पढ़ रहा हूँ कि कितने 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी ने किया, किसी ने 2.5 करोड़ का किया, किसी ने 1.5 करोड़ का किया। तो ये 30, 40, 50 करोड़ में एक न्यूज़ चैनल लॉन्च हो जाता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और हो भी जाए तो निहायती घाटे का सौदा है, क्योंकि जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे टीवी चैनल है, जो उनकी रेटिंग ज़्यादा है, उनको रेवेन्यू ज़्यादा आता है, वो भी घाटे पर हैं, या उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत है अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का, कंपनी चलाने का। वहाँ पर नौकरियाँ जा रही है, लोग खर्चे कम किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में जबकि पैसे के वापस होने की कोई गारंटी नहीं है, नए न्यूज़ चैनल अगर लॉन्च हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो न्यूज़ चैनल फ़ायदा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो न्यूज़ चैनल उसी ग्लोबल कम्युनिकेशन का हिस्सा है जिसका सीधा ताल्लुक आर्म्स इंडस्ट्री से है, कॉन्फ्लिक्ट से है, लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाए रखने में है। और ये बेसिकली एक एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात अनिल जी ने कही लैंग्वेज की। वो लैंग्वेज और उसके पूरे नैरेटिव को हमें दोबारा सोचना होगा कि किस तरीके की भाषा हम इस्तेमाल करें, किस तरीके का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव का हम कैसे तोड़ पैदा करें। इसके बारे में हमको पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ एक नई सोच बनानी पड़ेगी। कई बार मैं देखता हूँ कि जो अल्टरनेटिव नैरेटिव आ रहा है उसमें भी कहीं कहीं खामी है, और हम लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में कई बार नहीं होते, और लड़ाई तो लंबी ही लड़नी पड़ेगी। और अंत में मीडिया विजुअल के लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण काम ये कर रहे हैं, उनके जैसे और भी लोग कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, जो इनकी दिशा है, उस दिशा में जाहिर सी बात है, और जिनके खिलाफ इनकी लड़ाई है, तो वहाँ से तो इनको फंडिंग या किसी तरीके की आर्थिक या किसी भी दूसरे तरीके की मदद नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो इनको अपनी फंड रेजिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेबसाइट में गया और मैंने देखा कि वो फंडिंग का इनके पास वेबसाइट में ऑनलाइन फंडिंग का या किसी भी तरीके की फंडिंग का मुझे अभी दिखाई नहीं दिया। वो सोच रहे होंगे। और दूसरा कि उसमें अबाउट अस और ये सब चीज़ें भी जोड़ें, और 3-4 बड़े कैंपेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, जो वो कैंपेन हम लॉन्च करें। एक शब्दावली का, मीडिया के जो मालिकाना स्थिति है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा एरिया है कि वो चैनल, एक आदमी जो न्यूज़ चैनल ला रहा है वो सांसद है, वो डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी है, उसकी कंपनियों के कारोबार डिफेंस डील्स में हैं, और वो न्यूज़ चैनल भी ला रहा है। इसी तरीके से संपादकों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो संपादक हैं जो न्यूज़ चैनलों में, जो टीवी शोज़ में रात में गेस्ट आते हैं, वो किसका पक्ष ले रहे हैं, उनके पीछे वो कहाँ के, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, कौन सी कंसल्टेंसी है, कौन से थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं,
उस थिंक टैंक की पॉलिसी क्या है, ये हमको लगातार इन्वेस्टिगेट कर करके इनको उजागर करना होगा। और तीसरी चीज़ है कि शब्दावली, क्योंकि शब्दावली और नैरेटिव, बहुत साल पहले की बात है जब ये मुंबई में हमला हुआ तो दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को अप्रोच किया कि हमारी स्पोक्स पर्सन की पॉलिसी क्या हो, मीडिया और पुलिस के बीच में कैसा रिश्ता हो। तो उनको मैंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके दिया था जिसमें ये लिखा था कि मीडिया में सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन या अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन ही बात करे जो कि पुलिस का नहीं हो। वो व्यक्ति तो कभी भी मीडिया से बात ना करे जो उस केस की जांच कर रहा है या उसके इलाके में वो हुआ है, चाहे वो डीसीपी है, चाहे वो आईओ है, चाहे जो भी है। और ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात ना करे, जो बात करनी है वो ऑन रिकॉर्ड करे। लेकिन अभी आप देखिए कि क्या होता है, पुलिस या आर्मी ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें कर देगी, ऑन रिकॉर्ड उसी बात को मुकर जाएगी। वो लोग जिनका जो केस की जांच कर रहे हैं वो मीडिया से बात करते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ही बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको लगातार एक्सपोज करने की ज़रूरत है। 3-4 और शब्दावली कैंपेन लगातार एक्सपोज करने की ज़रूरत है। शब्दावली को समझाने की ज़रूरत है कि इसको इस्तेमाल करने से हमारा मतलब क्या निकलता है आगे जाके। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात रखता हूँ। ये एक शब्द है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं और हमने अपनी रिपोर्टिंग में नहीं किया। आजकल के रिपोर्टर सारे इस्तेमाल करते हैं, या अखबार या टीवी चैनल। किसी सैनिक की मौत होती है तो उसको शहीद लिखना। ये पत्रकारिता की परंपरा में जो वर्मा जी है या अनिल सिंह जी, जो और सीनियर लोग बैठे हो जानते होंगे कि शहीद हम लोग कभी लिखते नहीं थे। जब शहीद लिखते हैं तो क्या होता है, शहीद लिखने से जो ध्वनि जाती है, जो नैरेटिव स्टैब्लिश होता है समाज में, उसका सम्मान और असम्मान की बात नहीं है। उस मारे गए सैनिक के साथ या उसके परिवार के साथ हम न्याय नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आप उसको शहीद लिखते हैं तो वो किस लापरवाही से मारा गया, उसकी रणनीति गलत थी कि सही थी, उसके पास हथियार थे कि नहीं थे, उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए पूरे प्रॉपर तरीके से उसको इक्विपमेंट मिला था कि नहीं मिला था, उसके जो अफसर थे जिन्होंने रणनीति बनाई उनकी कोई गलती थी कि नहीं, ये सारे सवालों को हम छोड़ देते हैं और शहीद का दर्जा देकर हम केवल एक दुश्मन बना लिया और उस दुश्मन पर जिम्मेदारी डाल दी और उसको मुआवजा कितना मिला, एक कमाने वाला व्यक्ति परिवार का गया है उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। उसको इक्विपमेंट कैसा मिला, उसको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको ट्रेनिंग क्या थी कि नहीं थी उस सिचुएशन में। अभी जो हुआ है एलओसी में, उसी को अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको बीसियों गलतियां दिखाई देंगी। ये कैसे हो गया कि हमारे लोग मारे गए। तो यही कुछ सजेशंस हैं मेरे, जिस पे लगातार कैंपेन चलाएं और फंड रेजिंग का ज़रूर इंतज़ाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।